क्लिक कर देना, नहीं तो डिस्टर्ब हो गए। चलो देखो, हम लोग को करना था माइकलसन मोरेली एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किस लिए है? टू डिस्कवरी ऑफ एन एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम। डिस्कवरी ऑफ एन एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम। ये बात इसका बैकग्राउंड पिछले क्लास में बोल चुके हम लोग कि जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी था उससे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आया था। जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मैक्सवेल इक्वेशन पर अप्लाई किया गया तो मैक्सवेल इक्वेशन इनवेरिएंट नजर नहीं आ रहा था, यानी दो इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में वो मैक्सवेल इक्वेशन सेम नहीं आ रहा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से। फिर देखा लोग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी किया, जहां से लाइट का वेलोसिटी का वैल्यू पता चला। तो ये जो वैल्यू है लाइट का वेलोसिटी का, ये किस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, ये बात मैक्सवेल ने बोला। न्यूटन वाला इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम का डिफिनीशन यूज करें तो लाइट का भी वेलोसिटी डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होना चाहिए, जबकि ये वैल्यू लाइट का सब इनर्शियल फ्रेम यही यूज करता है। तब तो न्यूटन का जो डिफिनीशन है इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम का, वो डिफिनीशन गलत, उसको इसमें भी अप्लाई करना चाहिए। लाइट का भी वेलोसिटी अलग अलग रिफरेंस फ्रेम में अलग अलग होना चाहिए था। तो आखिर ये वेलोसिटी लाइट का जो मैक्सवेल दिया वो किस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और जो भी होगा वो ही एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम होगा, ऐसा लोग का मानना था। एक एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम, हम लोग अर्थ को ये इनर्शियल मान लेते थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लेकिन ये वैल्यू लाइट का ये न्यूटन वाला इनर्शियल फ्रेम से चलोगे तो डिफरेंट रिफरेंस फ्रेम में ये भी डिफरेंट होना चाहिए था। ये सब बात किया हम लोग, बहुत बात। देखो इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगा जो पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में, लेकिन अभी उसकी जरूरत है। उसका नाम है माइकलसन इंटरफियरोमीटर। माइकलसन इंटरफियरोमीटर, इस डिवाइस को ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में। आप थोड़ा यहाँ पर इसका यूज है इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट रखा गया। माइकलसन का यही इंटरफियरोमीटर यूज किया गया था यहाँ पर। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है इंटरफेरेंस फेनोमेना, लाइट का इंटरफेरेंस करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। चलो देखो, तो ये माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट का पर्पस है एक एब्सोल्यूट इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम ढूंढना, या मैक्सवेल इक्वेशन जो लिखा गया था वो किस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। ये मैक्सवेल नहीं बोला कि हम किस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। लाइट का जो वो वेलोसिटी निकाला गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
वो किस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसी इनर्शियल फ्रेम को ढूंढ रहे हैं, और जो भी होगा वही एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट माइकलसन इंटरफियरोमीटर, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है लाइट वेव का इंटरफियरेंस करवाने में यूज होता है। ये इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव 12 में भी थोड़ा देखे होंगे, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव। इसके लिए क्या जरूरी चीज, एटलीस्ट 2 लाइट वेव होना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का और ओवरलैप करे। तो जब वो ओवरलैप करेगा तो मान लो ये 2 सोर्स लिया आप, 2 सोर्स, थोड़ा इंटरफियरेंस की बात सुनो। यहाँ पर ये 2 पॉइंट सोर्स है लाइट का, और ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे जो लाइट इमिट करेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का होना चाहिए। लाइट वेव का इंटरफियरेंस के लिए ये जरूरी बात कि जो भी ओवरलैपिंग लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होना है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट वेव लोगे तो फिर लाइट वेव का इंटरफियरेंस फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। साउंड वेव में चलेगा, साउंड वेव का इंटरफेरेंस के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव को करवा सकते हो। लाइट वेव से रिलेटेड इंटरफेरेंस फेनोमेना देखना है तो सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट वेव को ओवरलैप करवाना होगा। ये इंटरफेरेंस फेनोमेना है क्या, तो मान लीजिए इधर स्क्रीन रखा, ये स्क्रीन है। अब यहां से एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इसका होगा और एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इसका होगा। एक ही सोर्स का तो 2 लाइट वेव ओवरलैप करेगा नहीं, एक सिंगल सोर्स का कोई 2 लाइट वेव तो ओवरलैप नहीं करेगा, वो तो डाइवर्ज करते हुए जा रहा है ना। जब रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करेगा तो उसका ओवरलैपिंग तो नहीं होगा। ओवरलैपिंग यदि करवाना है तो 2 डिफरेंट सोर्स होना चाहिए, एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इसका, एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इसका। और स्क्रीन का एक ही पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट पर ओवरलैपिंग होगा, जिसमें एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इस सोर्स का होगा, एक ओवरलैपिंग लाइट वेव इस सोर्स का होगा। बहुत सारे ऐसा पॉइंट्स होगा स्क्रीन पर जहां पर 2 लाइट वेव का ओवरलैपिंग होगा, जिसमें एक इसका होगा एक इसका होगा। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स होगा। लेकिन जरूरी बात क्या कि ये दोनों सोर्स से जो लाइट वेव इमिट किया वो उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी, जो जितना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इस यहां से राइज किया हुआ लाइट का उतना ही फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसका भी। ये जरूरी चीज है लाइट वेव का इंटरफेरेंस फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए। अब जब इस स्क्रीन को देखोगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से तो आपको बहुत सारा ब्राइट पॉइंट नजर आएगा, बहुत सारा डार्क पॉइंट नजर आएगा। ये टू एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ ब्राइट पॉइंट एंड ए नंबर ऑफ डार्क पॉइंट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ वेव। स्क्रीन पर बहुत सारा डार्क ब्राइट पॉइंट एग्जिस्ट करना, इसको बोला जाता है इंटरफियरेंस ऑफ वेव। और ये रिजल्ट है किसका, ओवरलैपिंग ऑफ 2 लाइट वेव का। ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव इज कॉज एंड इंटरफियरेंस इज इफेक्ट। To exist different intensity at different point on a screen is called interference of wave। और ये जो दिखा आपको डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इंटेंसिटी ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव फ्रॉम बोथ सोर्स। लेकिन नेचर में ऐसा कोई 2 सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका जहां से वेव निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो। ऐसा कोई 2 सोर्स है ही नहीं कि सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट वेव निकलेगा। अच्छा एक बात, यदि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट वेव्स का ओवरलैपिंग करवाते हो, अब आप देखोगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से
तो सब जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नजर आएगा, यानी इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं हुआ। इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑब्जर्व होना यानी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इंटेंसिटी आना, और सब जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, एक ही इंटेंसिटी है, दैट इज इंटरफेरेंस फेनोमेना नहीं हुआ। तो लाइट से रिलेटेड इंटरफेरेंस फेनोमेना के लिए जरूरी है सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का लाइट वेव का ओवरलैपिंग, और इसके लिए दो डिफरेंट सोर्स चाहिए आपको। एक सोर्स से जो भी लाइट इमिट किया उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो सेम होगा, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करेगा, वो तो डाइवर्ज करते हुए जा रहा है। तो आपको ओवरलैपिंग करवाना है तो मजबूरी है दो डिफरेंट सोर्स लेना होगा, और जब दो डिफरेंट सोर्स ले लिया तो उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कभी सेम नहीं होगा। क्योंकि लाइट वेव का इमिशन इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना है। इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जंप करने से लाइट इमिट होता है। अब ये कौन देखने गया कि इस सोर्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट में हुआ इसलिए लाइट निकला, उसी समय इस सोर्स में भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ टू थर्ड ट्रांजिट किया होगा तब लाइट निकला। ये कौन देखने गया? सेम ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तब ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा। अब इससे जो लाइट निकला उसमें ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस हायर ऑर्बिट से किस लोअर ऑर्बिट में हो रहा है, इसमें किस हायर ऑर्बिट से किस लोअर ऑर्बिट में, ये अनसर्टेनिटी वाली बात है। इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कभी नहीं आएगा। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या किया, पहले यंग्स आया, ये सब लिखना नहीं, क्या है ये इंटरफेरोमीटर क्या है उसकी बात करना है हमको। यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, इसका क्या अटेम्प्ट था, ये एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स डिराइव किया, एक स्क्रीन में पिन होल कर दिया, वो एक सिंगल सोर्स लिया और आगे स्क्रीन रख दिया और स्क्रीन में एक पिन होल कर दिया। अब ये पिन होल पर जाएगा, जो बीम पिन होल पर जाएगा उसका बैंड, उसका स्कैटरिंग हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा उसका। ये बीम भी जो पिन होल के पास आया, इस होल के पास आया, इसका भी स्कैटरिंग हो जाएगा। अब इधर कोई ऑब्जर्वर होगा, वो थोड़ी देखेगा कि ये होल था स्क्रीन में, वो तो समझेगा कि ये दो सोर्स है। अब ये दो ठो सोर्स की तरह नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को। इधर जो ऑब्जर्वर होगा इसको स्लाइट भी बोलते हैं, स्लाइट, S1 S2 नाम दे सकते हो इसका। अब एक ओवरलैपिंग बीम इसका एक इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइट रियली में तो एक ही सोर्स का है ना, ये दोनों लाइट एक ही सोर्स का है। एक सोर्स से जो भी लाइट निकला उसका कहोगे सर यहाँ स्प्लिटिंग हो गया, तो स्प्लिटिंग होगा तो लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहेगा। कितनों बार तोड़ दो लाइट को तो इंटेंसिटी में चेंजिंग आएगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में नहीं। तो ये पहला अटेम्प्ट था यंग्स डबल स्लाइट का, यंग्स का एक सोर्स से दो सोर्स डिराइव किया। और भी साइंटिस्ट बाद में आया, एक है लियोट्स मिरर। सर वहाँ क्या लिखे हैं, स्क्रोन क्या लिखे हैं? क्या ये सब मत लिखो, ये सब मत लिखो अभी। लियोट्स मिरर ये भी लियोट्स मिरर कुछ समझना, ये भी एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स ही डिराइव किया। ये भी क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया और एक सोर्स लिया। एक लाइट वेव तो डायरेक्ट चला सोर्स से और एक लाइट वेव इस मिरर पर आके रिफ्लेक्ट करके यहाँ गया। अभी भी तो ओवरलैपिंग हुआ। ये दोनों लाइट एक रियली में एक ही सोर्स का है ना, रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंजिंग नहीं होता है, फेज में चेंजिंग होता है। फेज चेंज करता है लाइट वेव का, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज नहीं करता है।
तो अब इधर कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो बोलेगा कि ये लाइट यहां से आया और ये लाइट कहीं इधर से आया होगा, इसका एक मिरर इमेज बनता है इस सोर्स का। तो वो ऑब्जर्वर इसको मिरर इमेज नहीं समझेगा, उसको एक सोर्स ही समझेगा। रियली में ये इसका मिरर इमेज है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है। फिर फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म आया, उसका भी काम था एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स डिराइव करना। ये तो मेथड है, मेथड टू फॉर्म टू सोर्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। लेकिन लोग बोला ये तो एक मेथड है, हम क्यों नहीं एक इंस्ट्रूमेंट बना लें जो इंस्ट्रूमेंट ये काम खुद कर देगा। आपको दो लाइट चाहिए ना सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, इसके लिए एक डिवाइस बना दो जिसमें एक ही बीम देंगे और वो एक बीम स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग करके 2, 4, 5, 10 बीम में कन्वर्ट होगा और ओवरलैप भी करेगा। वही है ये इंटरफियरोमीटर। Interferometer is an optical instrument through which we can form a number of beam from a single beam. Also that beams can overlap to each other. दोनों काम होगा, एक तो एक बीम से नंबर ऑफ बीम भी फॉर्म होगा और वो बीम सब ओवरलैप भी करेगा। एक बीम से कितनों बीम बना उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा और ओवरलैप भी हुआ। यही तो चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का बीम चाहिए और ओवरलैप भी कर रहे वो। तो इसी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया जिसको इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। बहुत टाइप का इंटरफेरोमीटर होता है, जब पढ़ोगे ऑप्टिक्स तो बताएंगे आपको। यहाँ पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो ये समझ में आ गया इंटरफेरोमीटर क्या है, बोलो। यस सर। एक ऑप्टिकल Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट Yes. जिसके थ्रू आप एक बीम से ए नंबर ऑफ बीम फॉर्म कर लोगे और उस बीम का ओवरलैपिंग भी करवा सकते हो। इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए दो प्लेन मिरर लिया जाता है। एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन हम नहीं बता रहे, यहाँ रफ कंस्ट्रक्शन बता रहे। दो प्लेन मिरर लिया जाता है, दोनों प्लेन मिरर में एक प्लेन मिरर को इस तरह से और एक प्लेन मिरर को ऐसे, इसको इसका नाम दे दो M1 M2 और इस दोनों प्लेन मिरर को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखेंगे और फिर ऐसे रियली में ये ग्लास ट्यूब के अंदर फिटेड होता है। रियल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि दो ग्लास ट्यूब होता है, परपेंडिकुलरली अरेंज होता है ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब के इंड पर एक प्लेन मिरर, तो ये दो ग्लास ट्यूब अरेंज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब के इंड पर एक प्लेन मिरर और एक प्लेन मिरर इस वर्टिकल ग्लास ट्यूब में, इसके इंड पर नहीं, अंदर में फिटेड रहेगा ये। और इस तरह से फिटेड होगा कि ये स्लाइड कर सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड है, ये प्लेन मिरर फिक्स्ड है। और ये प्लेन मिरर पाइवोटेड है, फिक्स्ड नहीं है। पाइवोटेड मतलब कैन स्लाइड, कैन रोटेट। अच्छा एक बात और, 40 मिनट के बाद अभी मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लगातार 40 मिनट हो पाएगा, फिर रिज्वाइन हो लेना। ये प्लेन मिरर्स कैन स्लाइड, कैन रोटेट, और इस दोनों ट्यूब का जो कॉमन क्रॉस सेक्शन है, यहां पर एक पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट फिटेड होता है 45 डिग्री पर। पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, इसको G से डिनोट करो। 45 डिग्री पर ये अरेंज है, ये पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। और इधर एक टेलीस्कोप होगा। बस यही है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और भी थोड़ा बात है, जब उसको पढ़ेंगे वहां तो देखेंगे सेमेस्टर 2 में। और एक बात है, लेकिन
यहाँ पर आपको इतना भी कंस्ट्रक्शन कर दिया तो बहुत है। एक चीज और है, वो क्या है ना कि ये जो प्लेट लिए ना ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है कुछ थिकनेस का, पार्शियली सिल्वर्ड। पार्शियली सिल्वर्ड मतलब कि 100% सिल्वर नहीं किए हैं, पार्शियली सिल्वर किए हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा ना कि कोई लाइट यदि डालोगे इस पर आप, ये लाइट इधर इसमें रिफ्रैक्ट होगा, इसके अंदर जाएगा, मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंडिंग होगा, फिर ये लाइट जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा इसमें, और थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों घटना होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों। पार्शियली सिल्वर्ड रहा तो, और कंप्लीटली सिल्वर्ड करोगे तो फिर ये जो आएगा वो इधर नहीं ट्रांसमिट होगा, टोटली रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए पार्शियली सिल्वर्ड बोलते हैं हम लोग, कि यहाँ पर जो ये लाइट जब आया तो बेंड हुआ, बेंड होके ये लोअर सरफेस पर आया, और लोअर सरफेस पर थोड़ा सा कुछ परसेंटेज उस लाइट का ट्रांसमिट कर गया, बाहर चला गया, रिफ्रैक्ट हो गया समझो, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, यानी बीम का स्प्लिटिंग हुआ। यहाँ पर इस पर जब बीम डाला हम लोग, इस पार्शियल, आप तो एक सिंगल बीम डालोगे, एक सिंगल बीम आप डालोगे यहाँ, तो ये बीम यहाँ पर पहले बेंड होके इस पर आया, इस लोअर सरफेस पर, और लोअर सरफेस पार्शियली सिल्वर्ड है, तो क्या होगा फिर इस बीम का कुछ परसेंटेज ट्रांसमिशन होगा और कुछ जो है रिफ्लेक्शन होगा, यानी इस बीम का स्प्लिटिंग हो गया। इसलिए इसको बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं, इस पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को। और फिर ये बीम जब यहां गया इस मिरर पर, तो नॉर्मली इंसिडेंस हुआ, और नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो फिर उसी लाइन के लॉन्ग रिफ्लेक्ट भी होता है। ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट होके फिर इस बीम स्प्लिटर के पास आया, अब बीम स्प्लिटर तो उसको 90 डिग्री से बेंड कर देगा, इस बीम को ऐसे आएगा तो फिर ये 90 डिग्री से डेविएट होके टेलीस्कोप की तरफ चला जाएगा। फिर ये बीम इधर जो गया था, यहां पर जब ये बीम आया तो एक इधर में टूटा और एक इधर टूटा, ये जो गया ये भी फिर यहां से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होता है उसी रास्ता पर, और रिफ्लेक्ट होके वो भी टेलीस्कोप की तरफ जाता है। तो क्या हुआ फाइनली, एक सिंगल बीम से दो बीम फॉर्म हुआ, और वो दोनों बीम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरलैप भी करेगा, और सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, क्योंकि एक ही बीम से टूटा है, ये दोनों टूटने से इंटेंसिटी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वही रहेगा। तो वी गेट, इस डिवाइस के थ्रू आप एक सिंगल बीम से दो बीम फॉर्म किया और वो ओवरलैप भी कर रहा है, और जब सेम फ्रीक्वेंसी का दो बीम ओवरलैप करेगा सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, तो वो इंटरफेरेंस फेनोमेना प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करना मतलब बहुत जगह मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमम बहुत सारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, बहुत सारे डार्क इंटेंसिटी का पॉइंट, ये दिखेगा जब देखोगे टेलीस्कोप से। तो जब इस टेलीस्कोप से देखोगे इस पूरे सिस्टम को वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको क्या दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, बहुत सारा मैक्सिमा मिनिमा दिखेगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न का शेप कैसा, तो रिंग शेप का दिखेगा, और रिंग में भी कैसा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत टाइप का होता है, कभी पॉइंट टाइप का दिखेगा, यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट वाला इंटरफेरेंस में देखोगे स्क्रीन को तो पॉइंट टाइप का, ब्राइट पॉइंट, ब्राइट डार्क पॉइंट दिखेगा। वो तो स्लाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप उस स्क्रीन में से जो पिन होल किया था किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का किया था कि सर्कुलर शेप का किया था, तो उस पर डिपेंड करता है इंटरफेरेंस पैटर्न का
कैसा होगा। लेकिन यहां पर जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो इस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इसको फ्रिंज सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर फ्रिंज सिस्टम। सर्कुलर फ्रिंज सिस्टम एक्चुअली ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग, ये मान लो जिसको हम लोग ऐसे नहीं किया उसको ब्राइट समझो, और जिसको ऐसे कर दिया उसको डार्क समझो। ब्राइट डार्क, फिर डार्क, फिर ब्राइट। बस इतने ही बात का यूज है हमको माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट को समझने में। थोड़ा सा इसको, इसके कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा आपको एग्जाम में। इस इंटरफेरेंस मीटर का कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा शॉर्टली, अब उतना जैसा ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे उस टाइप का उतना डिस्क्रिप्शन नहीं करना है। कुछ इतना तो जरूर लिखेंगे कि इसका पर्पस पता चल जाए और क्या कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो लिखो, ये सब फिगर बना लो पहले। Interferometer contains two plane mirror M1 and M2 arranged perpendicular to each other at equal distance from a partially silvered glass plate. At equal distance from a partially silvered ग्लास प्लेट। ये पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को ब्रैकेट में लिख दो, ऑल्सो कॉल्ड पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के यहां पर एक और ब्रैकेट है, उसका नाम जी है, उस प्लेट का नाम। ये चलो यहां तक लिखो। द इंटरफेरोमीटर कंटेन्स टू प्लेन मिरर M1 and M2 arranged perpendicular to each other at equal distance from this partially silvered glass. ये दूरी और ये दूरी सेम है, और एज शोन इन फिगर लिख दीजिए। फिर लिखो, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखो। वर्किंग प्रिंसिपल को भी शॉर्टली मेंशन करना है यहाँ पर। व्हेन a beam of light, a monochromatic beam, a monochromatic beam of light will incident on beam splitter G, then it splits into two beam. One goes towards M1,
ये एक मोनोक्रोमेटिक बीम डाला हम लोग इस बीम स्प्लिटर पर। मोनोक्रोमेटिक यानी एक सिंगल वेवलेंथ का, एक सिंगल कलर का ये बीम होना चाहिए। पॉलीक्रोमेटिक नहीं डालोगे ना तो फिर वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। कोई एक कलर का बीम डालना। देन इट स्प्लिट्स इनटू टू बीम, एक गया इधर एक गया इधर। one of the splitted beam goes towards M1 and reflected back and goes towards टेलीस्कोप। थोड़ा सा साइलेंट किया यहां पर हम लोग, यहां गया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट बोल दिया कि टेलीस्कोप पर गया, ऐसे नहीं चला गया। ये बीम स्प्लिटर उसको डेविएट कर दिया 90 डिग्री से। इतना साइलेंट कर सकते हो अभी आप इंटरफेरोमीटर क्या होता है उससे वो पर्पस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना होगा इस क्वेश्चन में। goes towards telescope and second splitted beam goes towards M2 and reflected back and finally goes towards telescope। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। और हाँ, थोड़ा स्पीकर ऑफ कर लो, आवाज जब आवे ना तो अपना स्पीकर को चेक कर लेना। सब कोई अपना अपना, भूल जाते हो, अभी आदत नहीं है ना। कुछ पूछना हो तो स्पीकर ऑन करके डिस्कस कर सकते हो। तो देखो सर नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुकिए। सर इन दिस वे के बाद लिख रहे हैं, इन दिस वे वी गेट टू बीम फ्रॉम ए सिंगल बीम ऑल्सो। वो दोनों बीम चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरलैपिंग भी होगा उसका। ऑल्सो दे गोज इन सेम डायरेक्शन hence they overlap to give interference pattern। और इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा? सर्कुलर शेप का, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग शेप का, उसको जिसको टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। And the interference pattern contain a number of concentric alternate bright and dark ring। alternate bright and dark ring
वो तो फिगर दिखाया था हम आपको। और बात इसके बारे में जब सेमेस्टर 2 में देखेंगे ऑप्टिक्स तो पढ़ना और डीपली इसके बारे में। बस हम लोग को ये माइकलसन मोडली एक्सपेरिमेंट में इतना डिस्क्राइब कर लेना आप इस सॉल्यूशन में। हो गया? तो चलो अब माइकलसन मोडली एक्सपेरिमेंट में आते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट है, उसका यूज करेंगे जो 11 में पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। हम लोग वो जो भी रिफरेंस फ्रेम है जिसको एब्सोल्यूट इनर्शियल मानने जा रहे हो वो कौन है, कौन है पहले उसका नोमेनक्लेचर किया जाए उस रिफरेंस फ्रेम का। तो देखा ना कि लाइट, देखिए कोई भी चीज किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, आप किसी का वेलोसिटी बताया और किसी के रिस्पेक्ट की बात नहीं किया तो जनरली लोग क्या समझेगा, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा वो वेलोसिटी। यदि आप वेलोसिटी बोल रहे हैं किसी चीज का लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये रीड नहीं कर रहे हो तो लोग यही समझेगा कि जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो लाइट का जो ये वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसके रिस्पेक्ट में है ये नहीं बोला गया, तो हम लोग यही समझेंगे कि ये जिस मीडियम से ट्रेवल करके आया है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो वैक्यूम से भी ट्रेवल करके आया है, फिर एटमॉस्फेरिक मीडियम में भी आया है, तो फिर इस दोनों में किसके रिस्पेक्ट में माने इसको, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मानो। पहले तो वैक्यूम में था तब एटमॉस्फेरिक मीडियम में आया। एटमॉस्फेरिक मीडियम मैटेरियल मीडियम है। whenever a velocity of anything does not mention with respect to which reference frame, then we mean that velocity with respect to the medium in which they travel। ध्यान रखना इसको, जब भी आप कभी नहीं बोल रहे हो कि किसके रिस्पेक्ट में है तो मान लेंगे जिस मीडियम में ट्रेवल करके आया है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में है। तो एक्चुअली दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट, this velocity of light is assumed to be with respect to vacuum, with respect to vacuum, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। और वैक्यूम को ही लोग चला एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम मानने, एंड वैक्यूम इज ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम। ये जो वेलोसिटी था लाइट का, ये माइकलसन एंड मोडली माना कि शायद ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो क्या मैक्सवेल वैक्यूम में जाके बैठ के ये इक्वेशंस डिराइव किया था? किया तो होगा अर्थे पर बैठ के, वो आया तो ट्रेवल करके वैक्यूम से आया है लाइट, तो ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसको मान रहे हैं। अब वैक्यूम को क्या किया ना, एक मीडियम माना। माइकलसन मोडली वैक्यूम को भी एक मीडियम मान लिया, नॉन मैटेरियल मीडियम, मैटेरियल मीडियम नहीं, नॉन मैटेरियल मीडियम। मैटेरियल मीडियम उसको बोलते हैं जिसके पार्टिकल में रेस्ट मास एग्जिस्ट करे, यानी उसका पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है। ये एटमॉस्फेरिक मीडियम मैटेरियल मीडियम है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट में भी एग्जिस्ट करा। एयर मोलिक्यूल है, एयर मोलिक्यूल रेस्ट में भी होता है, रेस्ट में भी रहता है, तब भी उसका मास फाइंड करते हो आप। लेकिन वैक्यूम में भी एक मीडियम माना गया, लेकिन उस मीडियम में भी पार्टिकल है, लेकिन वो नॉन मैटेरियल पार्टिकल है।
जिसको फोटोन बोलते हैं हम लोग। फोटोन वैक्यूम में भी पार्टिकल है, वो हम लोग बोलते हैं वैक्यूम में कुछ नहीं है, नहीं है, वहां भी पार्टिकल है, लेकिन वो मैटेरियल पार्टिकल नहीं है, वो ऐसा पार्टिकल होगा जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो पार्टिकल रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसको फोटोन बोले। और उस मीडियम का नाम रखा वो ईथर में, ईथर मीडियम। वैक्यूम इज ट्रीटेड एज ए मीडियम having high elasticity, having high elasticity, very low density, and transparent। ये प्रॉपर्टी है उस मीडियम का, वैक्यूम का, कि वो हाई इलास्टिसिटी मीडियम है, उस मीडियम का इलास्टिसिटी वेरी हाई, उस मीडियम का डेंसिटी वेरी लो, एंड वो मीडियम ट्रांसपेरेंट। सबका कॉज है इलास्टिसिटी क्यों हाई माना उस वैक्यूम का। तो आप 11 में वेव में एक चीज पढ़े होगे, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो बराबर होता है √b/ρ, बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 11 में वेव चैप्टर में ये वेलोसिटी ऑफ वेव का ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता था। लैपलेस करेक्शन भी देखते थे, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एंड लैपलेस करेक्शन, ये देखे होंगे वेव चैप्टर में, साउंड वेव चैप्टर में। ये जनरल रिलेशन है वेव का वेलोसिटी इन फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड गैस हो या लिक्विड हो। सॉलिड मीडियम में करोगे तो इस बी की जगह यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है सॉलिड मीडियम में। धागा में करोगे तो धागा में वेव का वेलोसिटी √T टेंशन फोर्स, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह टेंशन फोर्स आता है। तो फ्लूइड मीडियम में वेव का ये वेलोसिटी है, बी को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब लाइट पर अप्लाई करके देखो तो लाइट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। तो ये तो तभी संभव है ना जब बी हाई होगा। भी की जगह यदि सी डाल दो, लाइट का वेलोसिटी डाल दो और ये बहुत हाई है, सी का वैल्यू हाई है, तो क्यों हाई है? शायद उस मीडियम का बी हाई होगा एंड रो लो होगा। यही तो बोला हम कि इलास्टिसिटी हाई यानी बी का वैल्यू हाई एंड वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी लो, तब ये वैल्यू हाई होगा। और ट्रांसपेरेंट भी है क्योंकि लाइट क्रॉस करके आया उस मीडियम से, तो ट्रांसपेरेंट है। ये प्रॉपर्टी है उस मीडियम का जो हाई इलास्टिसिटी का होगा। वैक्यूम में आप एक मीडियम मान रहे हो, वैक्यूम को एक मीडियम मान रहे हो जिसका ये प्रॉपर्टी है, और उस मीडियम का नाम रखा गया एंड दिस मीडियम इज कॉल्ड ए ईथर मीडियम। And this medium is treated as absolute inertial reference frame, ऐसा मानना है माइकलसन मोरली का। And it is treated as this medium is treated as absolute inertial frame। मतलब एक ऐसा रिफरेंस फ्रेम
जिसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू सबके रिस्पेक्ट में हो। यदि ईथर मीडियम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, इसलिए हम लोग के भी रिस्पेक्ट में वही वैल्यू है लाइट का। एक ऐसा मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आया तो हम लोग सब कोई के रिस्पेक्ट में वही वैल्यू मान के चलेंगे, उस मीडियम को एब्सोल्यूट इनर्शियल। ऐसा एज्यूम किया माइकलसन मोरली, लेकिन उसको एक्सेप्ट तब कोई करेगा ना जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करे कि हाँ ये मीडियम जो हमने सोच रहे हैं ये होता भी है कि नहीं, इसको प्रूव करना होगा, तब लोग एक्सेप्ट करेगा। तो इस ईथर मीडियम का जो एग्जिस्टेंस माना जिसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है लाइट का, तो चला अब उस मीडियम का एग्जिस्टेंस को प्रूव करने को, कि हमने जो ये मीडियम माना, चलो देखो प्रूव करके दिखा रहे कि हाँ ये मीडियम होना चाहिए। इसी के लिए है ये माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट। अरे टू डिस्कवरी ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम, अभी तक तो वो बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं ईथर मीडियम का डिस्कवरी, ईथर मीडियम का एग्जिस्टेंस का प्रूव करना। ईथर मीडियम को ही एब्सोल्यूट इनर्शियल मान रहे हो, इस मीडियम को प्रूव करना है ये होता है कि नहीं होता है। इसके लिए ही ये माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट है। तो आप बहुत तरह से इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस बोल सकते हो। अभी तक तो ये बोल रहे थे टू डिस्कवरी ऑफ एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम, या बोलो टू डिस्कवरी ऑफ ईथर मीडियम। अब सुनो, कुछ वेलोसिटी एज्यूम करेंगे। ये जो इंटरफेरोमीटर यूज किया गया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये तो अर्थ सरफेस पर था, अर्थ पर भी रखा गया तो बहुत केयरफुली रखा गया। उसको फ्लोएटिंग मरकरी लिक्विड पर प्लैंक कंक्रीट उक्रीट रख दिया गया, पत्थर उत्थर, फ्लोएटिंग मरकरी। अब उतना मरकरी कहां से लाया होगा इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस जमाना में। उस पर कंक्रीट उक्रीट रख दिया पहले मरकरी लिक्विड पर। मान लो एक समुद्र है, मरकरी लिक्विड का तालाब बना लिया, थोड़ा गड्ढा खोद के उसमें मरकरी लिक्विड भर दिया, उसमें कंक्रीट उक्रीट उसके सरफेस पर डाल के प्लैंक बिछाया, उस प्लैंक पर ये इंटरफेरोमीटर डिवाइस रखा और तब चला एक्सपेरिमेंट करने। ये रियल एक्सपेरिमेंट है। अब ये सब करने का क्या पर्पस था? फ्लोएटिंग मरकरी लेना क्या जरूरी था, कंक्रीट रखना क्या जरूरी था उस पर, अब वो तो वो जाने, किया था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट। कुछ वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट तो अर्थ सरफेस पर रह के किया गया है, अर्थ सरफेस पर रह के ईथर मीडियम को प्रूव करना है आपको। तो अभी हम लोग सी के बारे में बार बार क्या बोल रहे हैं कि दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू ईथर मीडियम। तो ऐसे लिखो, लेट वेलोसिटी ऑफ लाइट with respect to ether medium is equal to c, and velocity of earth with respect to ether medium is equal to u। लाइट अर्थ का भी जो वेलोसिटी बोलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आज तक नहीं बोलते थे किसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी समझोगे इथरे के रिस्पेक्ट में। जब भी किसी चीज का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, वैल्यू खाली दिया जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा है, तो होगा कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल जिसका नाम अभी इथर रखा, उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो मान लो अर्थ का वेलोसिटी ईथर के रिस्पेक्ट में u, लाइट का वेलोसिटी ईथर के रिस्पेक्ट में c,
और ग्राउंड पर ये एक्सपेरिमेंट करने चला है। मिटावे इसको। सर ए ईथर मीडियम क्या है? क्या? ए ईथर मीडियम कैसे समझेंगे? मीडियम ऊपर में सर, ऊपर में ए ईथर। अभी इससे पहले वही तो डिस्कस किए, क्या है ये मीडियम। वैक्यूम को एक मीडियम माने हैं हम लोग, वैक्यूम को एक मीडियम माने जिसका नाम ईथर मीडियम है। और लाइट का जो वेलोसिटी है, चाहे अर्थ का जो वेलोसिटी है, वो सब जो हम लोग यूज करते हैं, लाइट का वेलोसिटी, अर्थ का वेलोसिटी, वो उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। अभी सुने थे लाइट के वेलोसिटी में, चाहे अर्थ के वेलोसिटी में, ये किसके रिस्पेक्ट में है? नहीं ना? नहीं। तो अब आज सुनो, वो जो वैल्यू दिया जाता है अर्थ का वेलोसिटी, चाहे लाइट का ये जो वैल्यू, वो इसी मीडियम के रिस्पेक्ट में है। हाँ सर। मीडियम है कि नहीं है उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो देखो एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप देखिए। पहले ये सब तो वेलोसिटी एज्यूम कर लिया गया। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट लेना था। इसमें ट्यूब, वो ग्लास ट्यूब बार नहीं दिखाने जाएंगे, खाली ये प्लेन मिरर दिखाएंगे और ये बीम स्प्लिटर दिखाएंगे बस। अब मान लो एक लाइट आया था इस पर, ये लाइट टूटा, एक लाइट M1 की तरफ गया था और एक गया था M2 की तरफ, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुआ था वो सब। तो फिर दो गो लाइट बना था, ये दो लाइट, दो ओवरलैपिंग लाइट बना था। हम लोग को इस दोनों ओवरलैपिंग लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। पाथ डिफरेंस, अब ये नया टर्म पाथ डिफरेंस कुछ नया नहीं है, ये सब 12 में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव था, वहां फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये सब चर्चा किए हो आप। वहां फाकी मारे हैं तो यहाँ तो टेंशन होगा। कहीं पर कुछ भी कहीं फाकी मारे होंगे, छुप के निकल गए होंगे, चलो ये नहीं पढ़ना पड़ा और 12 पास कर लिए, तो वो अब भुगतो उस बात को। अब सेमेस्टर 2 का वेट करो ये सब बात समझने के लिए। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, हमको इस दोनों ओवरलैपिंग बीम का पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। और पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको, क्योंकि देखो ये पाथ डिफरेंस का क्या जरूरत पड़ता है इंटरफेरेंस में, बहुत जरूरत पड़ता है इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस ऑफ ओवरलैपिंग बीम। कहां मैक्सिमा होगा, कहां मिनिमा होगा, ये ओवरलैपिंग बीम के पाथ डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। या अभी जो हम रिंग पैटर्न बनाया था, इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा बनता है, ये जो बनाया था हम, इसमें क्या गो ब्राइट रिंग होगा, क्या गो डार्क रिंग होगा, ये पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। सेंटर वाला रिंग ब्राइट होगा कि सेंटर वाला डार्क होगा, स्टार्टिंग रिंग ब्राइट से चले कि डार्क से चले, वो इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। ऐसे आप यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का यूज कहां करते थे? कहां पर मैक्सिमा होगा, कहां मिनिमा होगा? जब पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा, जहां जहां वहां मैक्सिमा होगा, जहां जहां 2n+1 λ/2 होगा वहां मिनिमा होगा। ये सब बात था 12 में। लेकिन यहां पर पाथ डिफरेंस से हमको मतलब है कि क्या गो ब्राइट रिंग बनेगा, क्या गो डार्क रिंग बनेगा, इससे मतलब है इस ओवरलैपिंग बीम का पाथ डिफरेंस से। और ये तो लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। पाथ डिफरेंस, यहाँ मोशन वोशन भी हो रहा है, ईथर के रिस्पेक्ट में लाइट मूव कर रहा है c वेलोसिटी से, ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, और तब इसके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है।
ये थोड़ा टफ काम है। जब रेस्ट में होता है कोई चीज तब पाथ डिफरेंस उफरेंस फाइंड करना। अब दो आदमी दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहा है, उसी में से कोई एगो फाइंड करेगा दूसरे के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, तो ये टफ बात है ना। अर्थ भी यहाँ मूव कर रहा है, लाइट भी मूव कर रहा है, और तब चले हैं आप अर्थ पर बैठ के पाथ डिफरेंस निकालने इस दोनों ओवरलैपिंग बीम के बीच। तो है ये आसान काम है। देख सुनने में तो टफ लगता है, ड्यूरिंग मोशन पाथ डिफरेंस फाइंड करना है मूव करते हुए। उसका एक बहुत सिंपल उपाय है कि आप टाइम तो अपने घड़ी से दौड़ते दौड़ते देख सकते हो ना, टाइम डिफरेंस निकाल लोगे इस दोनों ओवरलैपिंग बीम का। ये बीम जो यहां गया फिर यहां आया, और ये बीम जो यहां गया और यहां, इस दोनों का टाइम मेजर कर सकते हो। और जब टाइम मेजर कर लोगे दोनों बीम को टेलीस्कोप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा, और टाइम डिफरेंस आ जाने से पाथ डिफरेंस इजीली आ जाता है। तो मेन काम क्या करना है, ये जो बीम टूटा एक M1 की तरफ गया रिटर्न होके फिर टेलीस्कोप की तरफ, ये M2 की तरफ गया रिटर्न होके फिर टेलीस्कोप, इस दोनों बीम के बीच का टाइम डिफरेंस फाइंड करना। तो ये काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इस लेक्चर को भेज देंगे, देखना 2-3 बार रिपीट करके। आपका